नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों यह हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर है। तो 2016 में जो एग्जाम हुए थे हिंदी विषय का उसका क्वेश्चन पेपर है। तो यह पेपर 1 है। तो आप लोग जानते होंगे 2 पेपर हुए थे हिंदी विषय के। तो ये पेपर 1 है जिसके 100 क्वेश्चन और आंसर हम देख चुके हैं। तो 2 वीडियो बनाया था जिसमें हमने 50-50 प्रश्न और उसका आंसर देखा था। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम 101 प्रश्न से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो प्रश्न है, निम्नांकित कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में से कौन सा युग्म असंगत है। तो इसमें कुछ कवियों के काव्य पंक्तियां दिया गया है और उसमें पूछा गया है कि कौन सी पंक्ति असंगत यानी कि गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। तो सूरदास वाला जो पंक्ति है यह सूरदास की नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। सूरदास भजमन चरण कवल अविनाशी, यह पंक्ति जो है यह सूरदास की नहीं है। आइए हम जो सही पंक्ति है वो भी देख लेते हैं। जायसी का है, चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, यह जायसी का जो महाकाव्य है पद्मावत, तो पद्मावत से यह पंक्ति ली गई है। कबीर, तो कबीर का है, अंसड़िया छाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, यह कबीरदास की पंक्ति है। और बिहारी की पंक्ति है, अजो तरियो ना ही रहियो श्रुति सेवक इक रंग, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्यू वियोग अस बाउर जीव, पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, यानी कि बाउर जो शब्द है वह इसका अर्थ है पगली। तो सामान्य तौर पे हम कहते हैं बाउर यानी कि बौरा जाना ये सब, तो उसका अर्थ होता है पगला जाना यानी कि पगली। तो अगला प्रश्न है, जोपे चेराई राम की करतो न लजातो, पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, यानी कि सेवा। तो जोपे चेराई राम की करतो न लजातो, तो इसमें जो राम की सेवा करता है वह लजाता नहीं, तो यानी कि चेराई का अर्थ है सेवा। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, यह कथन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। तो ये जो चित्रावली है यह तुलसीदास की रचना नहीं है, यह सूफी कवि उस्मान की रचना है। तो चित्रावली जो है वह सूफी कवि उस्मान की रचना है। और बाकी जो 3 रचनाएं हैं, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और दोहावली, यह तुलसीदास की रचना है। निम्नांकित में से कौन रीति सिद्ध काव्य धारा का कवि है। तो इसमें पूछा गया कि इन चारों में से रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3, बिहारी। तो बिहारी जो है वह रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। और अगर हम केशवदास और चिंतामणि की बात करें तो यह दोनों जो है वह रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तक कवि माना है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रीति परंपरा का जो आरंभ है वह चिंतामणि से माना है। उन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। तो वहीं डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि चिंतामणि त्रिपाठी को शुक्ल जी ने प्रवर्तक माना है रीति काव्य का, तो डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। ये दोनों ही रीतिबद्ध कवि हैं और घनानंद जो है वह रीति सिद्ध कवि नहीं है, ये रीति मुक्त कवि है। तो आपको ध्यान में रखना है, रीतिबद्ध कवि है केशवदास चिंतामणि, रीति सिद्ध है बिहारी और रीति मुक्त है घनानंद। अगला प्रश्न है, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी तज्यो मनो तारन बिरदु बारक बारनु तारी। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 यानी कि भक्ति। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। प्रस्तुत दोहे में अलंकार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 यानी कि इस दोहे में यमक अलंकार है। दोस्तों, यमक अलंकार होता है कि जब कोई भी शब्द वाक्य में 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु उनका अर्थ अलग हो, यानी कि कोई भी शब्द वाक्य में उसका 2 या 2 से अधिक बार उस शब्द का प्रयोग होता है परंतु उन शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कि यह पंक्ति हम देखते हैं, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो इस दोहे में हम देखते हैं दोस्तों कि 3 बार उर्वशी शब्द का प्रयोग किया गया है परंतु इन उर्वशी शब्द का तीनों अर्थ अलग अलग है। जैसे कि तो पर वारो उर्वशी, तो यह बिहारी की पंक्ति है, उसमें ये कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर तो उर्वशी नाम की जो अप्सरा है उसको भी निछावर किया जा सकता है। तो पहले उर्वशी का अर्थ है अप्सरा, सुनी राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी है। दोस्तों, उर्वशी यानी कि उर कहते हैं हृदय को, यानी कि तू मोहन के हृदय में, यानी कि तू मोहन के श्री कृष्ण के दिल में बसी हुई है। किसके समान? तो उर्वशी समान। तो उर्वशी यानी कि पहले जमाने में उर्वशी नाम का एक आभूषण हुआ करता था जो कि गले में पहनते थे। तो गले में पहनने के कारण वह जो आभूषण था वह हृदय से हमेशा चिपका हुआ रहता था। तो कहते हैं कि तुम्हारे, ये नायिका के ऊपर कहा गया है कि ये कहा गया है कि तुम्हारे ऊपर तो जो उर्वशी नाम की अप्सरा है उसको भी निछावर किया जा सकता है। तू मोहन के हृदय में इस प्रकार बसी है जैसे कि उर्वशी नाम की आभूषण हमेशा हृदय से चिपका हुआ रहता है। तो इसमें आप देखोगे जो पहला उर्वशी है इसका अर्थ होता है अप्सरा, दूसरे उर्वशी का अर्थ है हृदय में, यानी हृदय में बसी हुई है, उर्वशी यानी कि हृदय में बसी हुई है, और तीसरा उर्वशी यानी कि जो आभूषण है। तो इसलिए इसमें उर्वशी शब्द का 3 बार प्रयोग किया गया है पर तीनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, लोग है लागी कवित्त बनावत मोही तो मोर कवित्त बनावत। तो इसमें कवित्त का 2 बार प्रयोग हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो लोग है लागी कवित्त बनावत मोही तो मोर कवित्त बनावत। तो यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है वह घनानंद की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। तो घनानंद कहते हैं कि लोग तो काव्यांग को ले लेकर, अलंकारों को ले लेकर काव्य बना रहे हैं, यानी कि कविताएं लिख रहे हैं, परंतु
मेरे अंदर जो भाव है वो अपने आप ही काव्य का रूप धारण कर रहे हैं। इसलिए वो घनानंद कहते हैं कि लोग है लागी कवित्व बनावत, मोही तो मोर कवित्व बनावत। अगला जो प्रश्न है, वहे मुस्क्यानी वहे मृदु बतरानी, वहे लड़कीली बानी आनी उर में अरती है। इन पंक्तियों में वियोग की कौन सी दशा है? तो इसका सही उत्तर है स्मृति। यह कवि घनानंद की पंक्ति है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो घनानंद है उनकी जो प्रेयसी थी, प्रेमिका थी, जिसका नाम था सुजान। तो सुजान जो कि मोहम्मद शाह रंगीरे के दरबार में नर्तकी थी। तो ऐसा कहा जाता है कि सुजान को, माफ कीजिए, घनानंद को एक बार कहा गया कि गाना गाने के लिए। तो मोहम्मद जो शाह रंगीरे है उसके दरबार में कुछ मंत्रियों ने ऐसा कहा कि घनानंद काफी अच्छा गाना गाते हैं। तो बादशाह ने भी फरमाइश की गाना गाने के लिए, परंतु उन्होंने गाने से इनकार किया। तो किसी ने कहा कि इनकी जो प्रेमिका है सुजान, अगर सुजान आके कहे कि ये गाना गाए तो ये गाना जरूर गाएंगे। तो सुजान बुलाई जाती है और सुजान के कहने पर घनानंद गाना गाते हैं और सुजान की तरफ मुंह करके और बादशाह की तरफ पीठ करके सुना घनानंद गाना गाते हैं। और गाना तो बादशाह को पसंद आता है, परंतु अपना अपमान समझकर कि मेरे कहने पर गाना नहीं गाया और एक नर्तकी के कहने पर गाना गाया, वो भी मेरी तरफ पीठ करके। तो इसलिए घनानंद को यह जो बादशाह है मोहम्मद शाह रंगीले, वह देश निकाला देता है। और आते समय घनानंद सुजान को भी साथ चलने के लिए कहते हैं, परंतु सुजान चलने से इनकार कर देती है। तो आपको यह स्टोरी पता होगी। तो घनानंद के जो प्रेमिका है उसका नाम था सुजान। तो सुजान की स्मृति में यह पंक्ति लिखी गई है, वहे मुस्क्यानी वहे मृदु बतरानी, वहे लड़कीली बानी आनी उर में अरती है। तो उनकी जो स्मृति है, जो उन्होंने कुछ पल साथ में बिताए थे, उसी स्मृति का अंकन इसमें हुआ है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। तो इक्स लता यह घनानंद की है, सुजान हित यह भी घनानंद की रचना है, और वियोग बेली यह घनानंद की रचना है। और जो रस विलास है यह घनानंद की रचना नहीं है, यह देव कवि की रचना है। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपर्युक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, यानी कि लज्जा का। तो चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। तो इस पंक्ति में लज्जा का वर्णन किया गया है। तो अगला जो प्रश्न है, ओ जीवन की मधु मरीचिका कायरता के अलस विषाद काव्यांश में किस भाव का उद्बोधन हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। तो इसमें चिंता भाव का वर्णन हुआ है। अगला जो प्रश्न है, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, यानी कि लज्जा सर्ग।
दोस्तों कामायनी के ऊपर काफी प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगला प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा सर्ग क्रमानुसार किस क्रम में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 यानी कि द्वितीय। तो आप लोग जानते होंगे जो कामायनी में कुल मिलाकर 15 सर्ग हैं। तो इसमें जो श्रद्धा सर्ग है यह तीसरा सर्ग है। अगला प्रश्न है, कामायनी का प्रकाशन वर्ष है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 यानी कि 1935। तो कामायनी कब प्रकाशित हुआ था? तो 1935 में। यह जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, वह एक और मनु रहा राम का, जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 यानी कि दृढ़ निश्चय का। तो इसमें जो राम के दृढ़ निश्चय का वर्णन किया गया है कि वह न कभी थका, न कभी उसने दैन्य प्रकट किया और न ही वह विनय जानता। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। तो आप लोग जब राम की शक्ति पूजा कविता पढ़ते हैं, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो यह लिखा गया था 1936 में। तो 1936 में लिखा गया था। तो जब राम की शक्ति पूजा पढ़ते हैं तो इसका आरंभ होता है, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। तो इसी पंक्ति से इसका आरंभ होता है, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। दोस्तों यह जो प्रश्न है वह आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, राम का यह कथन किसके जीवन की त्रासदी है? तो इस प्रश्न को आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। तो इसमें जो है इसका जो सही ऑप्शन है वह राम है। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, राम का यह कथन किसके जीवन की त्रासदी है? तो यह राम के ही जीवन की त्रासदी है। ये राम की शक्ति पूजा काव्य की पंक्ति में से लिया गया है। जब राम यह देखते हैं कि जो शक्ति है यानी कि दुर्गा भी रावण का साथ दे रही है और वे कितना भी प्रयास करते हैं रावण को मारने की, परंतु उनकी पूरी कोशिश जो है वह असफल होती है। और अंत में जब वह यह ठानते हैं कि वह गुलाब के कमल के जो फूल है उससे दुर्गा की शक्ति की आराधना करेंगे, तो अंत में एक फूल जो होता है वह दुर्गा चोरी से लेके चली जाती है। तो वह अपने आप को असहाय समझते हैं। उस समय वह ये काव्य पंक्ति कहते हैं कि धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, कि राम का जीवन उन्हें ऐसा, अपना जीवन उन्हें ऐसा लगता है कि हमेशा ही वह विरोध सहते आए हैं। तो उसी संदर्भ में यह पंक्ति कही गई। परंतु 119 जो प्रश्न है इसे आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। अगला जो प्रश्न है 120 नंबर का, गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो गोदान में जो गोबर है, यह जो होरी है, होरी का पुत्र है गोबर, तो वह रूढ़ी का विरोध करता है। जो नई पीढ़ी के किसान है उसका प्रतिनिधित्व तो यह
गोबर करता है। अगला प्रश्न है, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, यानी कि प्रोफेसर मेहता। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि प्रोफेसर मेहता। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रोफेसर मेहता के माध्यम से प्रेमचंद ने अपने विचारों को ही गोदान में रखा है। तो अगला प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नांकित कृतियों में से कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबद्ध नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 उपन्यास है और 1 निबंध है। तो आपको पहचानना है कि कौन सी विधा निबंध है, यानी कि कौन सी उपन्यास नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि चारू चंद्रलेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, यह जो है वह निबंध नहीं है, यानी कि यह उपन्यास है। और अंतिम जो है वो कूटज, यह निबंध है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सी विधा उपन्यास विधा के अंतर्गत नहीं आती है। तो यह तीनों जो है वो उपन्यास है। कूटज जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला जो प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा सबसे पहले विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाण भट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, यानी कि महामाया भैरवी का। ये सभी पात्र बाण भट्ट की आत्मकथा के हैं, भट्टिनी, निपुणिका, महामाया भैरवी और सुचरिता। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा है 1, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, यानी कि जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। दोस्तों, यह जो बाण भट्ट की आत्मकथा है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो इसमें आत्मकथा शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु यह उपन्यास का नाम है बाण भट्ट की आत्मकथा। तो यह उपन्यास विधा है। यह बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी इसे आत्मकथा समझ लेते हैं। तो यह बाण भट्ट की आत्मकथा यह उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, यानी कि पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 1, यानी कि इसमें जो पुरुष एक है वह महेंद्र नाथ है। दोस्तों, यह जो नाटक है यह मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे। तो इसमें जो इसकी नायिका है वह सावित्री है। तो सावित्री है और उसका जो पति है वह है महेंद्र नाथ। तो इसमें एक ही पात्र जो है वह 4 किरदार निभाता है। अगर रंगमंच की दृष्टि से देखें तो मोहन राकेश ने इसकी भूमिका में लिखा है कि एक ही जो पात्र है वह चारों भूमिका निभाता है, महेंद्र नाथ का भी, जुनेदा का भी, सिंघानिया का भी और जगमोहन का भी। तो यह जो सावित्री का जो पति है वह महेंद्र नाथ है और जुनेजा जो है वो महेंद्र नाथ का मित्र है, और सिंघानिया और जगमोहन यह जो है वो अन्य पात्र हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वह
नंबर 4 है। तो अंधा युग जो है वह मोहन राकेश का नाटक नहीं है, यह धर्मवीर भारती का नाटक है। तो यह धर्मवीर भारती का नाटक है। और जो 3 बचे हैं वह मोहन राकेश के नाटक हैं। पहला है आषाढ़ का एक दिन, फिर लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, यानी कि उत्साह का। तो शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, यानी कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार है प्रतिभा, शील और साधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है। तो उसमें कुछ कहानी के पात्र दिए गए हैं और कहानी का नाम दिया गया है। आपको पहचानना है कि कौन से पात्र कौन सी कहानी का नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, यानी कि जो परिंदे है, तो परिंदे का जो पात्र है वह महेंद्र नहीं है। तो इसका जो पात्र है परिंदे का वो लतिका है। लतिका इसकी मुख्य नायिका है। जो परिंदे कहानी है यह निर्मल वर्मा का है और इसकी जो पात्र है, मुख्य पात्र है, वह लतिका है। तो उसने कहा था, इसका पात्र है लहना सिंह। कफन का जो पात्र है वह बुधिया है। रोज जो कहानी है इसका जो नायिका है वह मालती है और इसी का जो पात्र है वह महेंद्र है, महेश्वर है, माफ कीजिए, महेश्वर। तो अगला जो प्रश्न है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपर्युक्त गद्यांश किस कहानी से है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 1, यानी कि उसने कहा था। यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी है जो कि 1915 में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें जो अंतिम दृश्य है उसमें जब जो लहना सिंह है, तो लहना सिंह मरने वाला होता है, तो उससे पहले उसे अपने स्मृति में जो भी उसने अपने जीवन में घटनाएं देखे थे वो सभी घटनाएं उसे याद आने लगती है। तो उसी संदर्भ में यह पंक्ति लेखक ने लिखी है। अगला जो प्रश्न है, अज्ञ की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, गैंग्रीन। दोस्तों, यह यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में कहानी रखी गई है। इसका प्रस्तुतिकरण हम अपने चैनल पे कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। अगला जो प्रश्न है, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। उपर्युक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 2, यानी कि कफन। यह प्रेमचंद का कहानी है कफन। तो इसका यह पंक्ति है। अगला जो प्रश्न है, परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, यानी कि नामवर सिंह। तो नामवर सिंह ने परिंदे कहानी, जो कि निर्मल वर्मा की कहानी है,
इस कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानी है। अगला जो प्रश्न है, दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्ण भेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है। चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति से उद्धृत हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन 4 है, यानी कि सौंदर्य की नदी नर्मदा। तो सौंदर्य की नदी नर्मदा से यह पंक्ति ली गई है। अगला जो प्रश्न है वह है, सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, यानी कि कोली याद से भरूच। अगला प्रश्न है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क वाला। तो देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, यह स्थापना है। और तर्क दिया गया है, क्योंकि इसमें प्रत्येक उच्चरित वर्ण ध्वनि के लिए निश्चित लिपि चिन्ह है और कोई भी वर्ण अनुच्चरित नहीं है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन 2 है, यानी कि स्थापना और तर्क दोनों ही सही है। दोस्तों आप लोग ये देवनागरी लिपि की जो विशेषता है उसके अंतर्गत आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि देवनागरी लिपि जो है उसे हम जैसा लिखते हैं उसको वैसा ही पढ़ते हैं। जैसे कि अंग्रेजी में हम कभी कभी क के लिए सी का भी प्रयोग कर देते हैं, कभी कभी के का भी प्रयोग कर देते हैं, कभी कभी क्यू का भी प्रयोग कर देते हैं, पर इन सभी का उच्चारण हम क ही करते हैं। परंतु हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी का जो देवनागरी लिपि है उसमें हम जैसा लिखते हैं उसको उसी तरह से पढ़ते हैं। तो यह जो स्थापना है वह सही है। और इसमें जो तर्क दिया गया है कि क्योंकि इसमें प्रत्येक उच्चरित वर्ण के लिए निश्चित लिपि चिन्ह है और कोई भी वर्ण अनुच्चरित नहीं है। तो जैसे हिंदी में जितने भी वर्ण हैं उन सभी का उच्चारण होता है और कोई भी अनुच्चरित यानी कि साइलेंट ध्वनि नहीं है। जैसे कि अंग्रेजी की जो रोमन लिपि है उसमें कभी कभी हम जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में हम जब पी लिख देते हैं, पी से शुरुआत करते हैं, परंतु हम इसका पी का उच्चारण नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार अंग्रेजी की जो रोमन लिपि है उसमें हम बहुत से शब्द यानी कि बहुत से वर्ण लिखते हैं परंतु उसको पढ़ते नहीं है, वो साइलेंट होता है। परंतु हिंदी में ऐसे जो अनुच्चरित है यानी साइलेंट ध्वनि नहीं है। तो इसलिए स्थापना और तर्क दोनों ही सही है। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा संधि शब्द नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, यानी कि ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। यह जो शब्द है वह इनमें से कौन सा शब्द संधि शब्द है, सही है। तो यह जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रीष्म ऋतु, ये सही है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, यानी कि परम पिता, इसमें समास नहीं है। अगला जो प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 4, यानी कि कैकेयी।
जो राम की माता है उनका भी नाम कैकेयी है, तो ये कैकेयी इस प्रकार है। अगला जो प्रश्न है, मनमट ने इनमें से किस तत्व को काव्य का प्रयोजन नहीं माना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, यानी कि मित्र सम्मित उपदेश। तो ये मनमट का काव्य प्रयोजन नहीं है। तो उनका काव्य प्रयोजन था अमंगल का नाश, यश प्राप्ति, व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति और कांता सम्मित उपदेश। कांता कहते हैं पत्नी को, यानी कि पत्नी के समान उपदेश, परंतु यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए गए हैं, मित्र सम्मित उपदेश। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन 2 होगा, क्योंकि यह मनमट के द्वारा माना गया प्रयोजन नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, यानी कि ध्वनि के 2 भेद होते हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। यह जो है वह सही नहीं है। तो ये जो तीनों है वह सही है। लक्षणामूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। लक्षणामूला ध्वनि के 2 भेद माने गए हैं। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि भी लक्षणामूला का ही एक भेद है। तो ये तीनों ही सही है, परंतु लक्षणामूला और व्यंजनामूला यह गलत है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, यानी कि इनमें कुल 270 पद है, यह सही नहीं है। बाकी जो 3 कथन है वह सही है। इनमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है, यह सही है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है, यह भी सही है। इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में की गई है, तो यह भी सही है। ये जो कि विनय पत्रिका तुलसीदास का है। अगला जो प्रश्न है, इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, यानी कि विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। तो यह जो ऑप्शन है वह गलत है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो कबीर थे वह निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करने वाले थे। इसलिए ये ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता कि विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, क्योंकि वे जो तीर्थ है, रोजा, नमाज, ईश्वर, फिर जो मूर्ति पूजा है उसका विरोध करते हैं। तो इसलिए ये कथन सही हो ही नहीं सकता। तो उनके जो कबीर के संबंध में जो कथन सही है वह है, वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे। ये तीनों ही कथन सही है। अगला जो प्रश्न है, नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। यह जो कथन है वह सही नहीं है। तो तीनों कथन जो है वो सही है। जायसी ने 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है, यह सही है। यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है, यह भी सही है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है, यह भी सही है। अगला जो प्रश्न है, एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल शुद्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्द। कामायनी से उद्युत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 4,
यानी कि श्रद्धा सर्ग, मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। तो यह जो पंक्ति ली गई है वो श्रद्धा सर्ग से ली गई है और मनु जो है वह श्रद्धा के प्रत्युत्तर में यह बात कहता है। अगला जो प्रश्न है, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। यह राम की शक्ति पूजा जो कि निराला की पंक्ति है वह पूछी गई है कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तो इसमें पूछा गया कि यह कथन किसका है। तो आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तो यह कथन जो है वो जामवान का है। राम की शक्ति पूजा की पंक्ति है। तो जब रावण और राम का युद्ध होता है और जो शक्ति है वह रावण का साथ देती है, क्योंकि रावण ने शक्ति की पूजा की होती है। तो वही जामवान कहते हैं कि आप भी आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर दो, यानी कि आप भी शक्ति की पूजा करो। अगला और अंतिम प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, यानी कि परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की है। यह जो है वह गलत है, क्योंकि परिवार में 2 लड़के नहीं 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। तो सही उत्तर जो है इसका, यह एक मध्य वर्गीय परिवार से संबंधित नाटक है, यह सही है। यह जीवन के बृहत्तर और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ पाता, यह भी सही है। इसमें पति का नाम महेंद्र है और पत्नी का नाम सावित्री है, यह भी सही है। तो अंतिम जो है वह गलत है, क्योंकि इसमें जो महेंद्र और सावित्री है उसको एक ही लड़का होता है जिसका नाम है अशोक, और उसकी 2 बेटियां होती है किन्नी और बिन्नी। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है वह गलत है। दोस्तों, यह आरपीएससी के द्वारा 2016 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर नंबर 1 है। इसके बाद के वीडियो में हम पेपर नंबर 2 देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को हमने 3 भागों में बांट के देखा था। हर एक वीडियो में हमने 50 प्रश्न और उसका उत्तर के साथ स्पष्टीकरण लिया है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, जो हम अगला वीडियो बनाएंगे पेपर नंबर 2 का, उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।